हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चांस सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का चैप्टर 13 सांख्यिकी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 12 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे क्योंकि आप लोग जानते ही हैं हाथ में दिक्कत है। तो अभी भी इसका दवा चल रहा है और दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो आज कुछ सही है, तो इसलिए आज वीडियो बना रहे हैं। हमने आप लोगों से कहा था कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो केवल यही एक चैप्टर है और इसके बाद प्रायिकता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा प्रायिकता। तो यहाँ आप लोग सांख्यिकी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें से बोर्ड वाले एग्जाम में बड़े वाले नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से आप लोग इसको समझेंगे। आसान है चैप्टर और ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन में से। तो देखिए ये सांख्यिकी के अंतर्गत आप लोगों को 3 चीज़ें पढ़ना है। जो आंकड़े दिए गए होंगे उनमें से आप लोगों को देखिए, ये सांख्यिकी में 3 चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है। एक तो आप लोगों को ये माध्य पढ़ना है और दूसरे नंबर पर माध्यक। माध्यक को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। आप लोग पिछले वाले क्लास 9th और 8th में आप लोग पढ़ चुके हैं। और फिर आप लोगों को पढ़ना है बहुलक। 3 चीज़ें इस सांख्यिकी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें बारी बारी से आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग ये माध्य को पढ़ेंगे। अब इस माध्य में 3 विधियां हैं। माध्य निकालने के लिए एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 3 विधियां हैं। कौन कौन सा? एक तो प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। इन्हीं तीनों विधियों से तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात कीजिए, तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर कहेगा प्रत्यक्ष विधि से करिए तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। अगर कहेगा पग विचलन विधि से करिए तो पग विचलन विधि से करेंगे। लेकिन अगर कहेगा केवल माध्य ज्ञात कीजिए, विधियों का नाम नहीं देगा, तो आप लोग इनमें से कोई भी विधि लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अब समझेंगे माध्य निकालना, और इन तीनों विधियों में से पहले प्रत्यक्ष विधि समझेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ा हम लोग कहते हैं कोई भी अंकों के रूप में अगर सूचना मिलेगी तो उसी को आंकड़ा। अब अंकों के रूप में सूचना क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि, मान लीजिए हमने ऐसे कह दिया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों का गणित में प्राप्तांक। ध्यान से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए हमने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं और उन्होंने 10 पूर्णांक में से इतना इतना नंबर प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए किसी ने 2 नंबर प्राप्त किया है, किसी ने 3 नंबर पाया, फिर किसी ने 3 नंबर पाया, फिर किसी और विद्यार्थी ने 3 नंबर पाया, कोई पा गया 5 नंबर, कोई पा गया 4 नंबर, फिर मान लीजिए कोई पा गया 4 नंबर, फिर कोई पा गया 1 नंबर, और कोई पा गया 7 नंबर, और कोई पा गया मान लीजिए 8 नंबर। इस तरह से विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए। ध्यान समझिएगा। तो ये जो आंकड़ा कहला है, यही इसी को हम लोग कहते हैं आंकड़ा। अंकों के रूप में जो सूचना प्राप्त होती है। अब अंकों के रूप में देखिए, ये सूचना मिल रहा है आप लोगों को कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने इतने इतने अंक प्राप्त किए हैं गणित में। तो ये एक सूचना हो गई अंकों के रूप में, तो इसी को हम लोग आंकड़ा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया होगा, तो आंकड़ा 2 तरह का होता है। आंकड़ा कितने तरह का होगा? कोई भी आंकड़ा 2 तरह का होगा। एक तो ऐसे सीधे सीधे लिख देगा, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़ा, और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा होगा।
एक हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ा। तो आप लोग अवर्गीकृत किसको कहेंगे, इसको या इसी को ऐसे अगर लिख दिया जाए, ऐसे देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़ा दो तरह से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दिए या तो ऐसे लिख दिए विद्यार्थियों की संख्या और एक लिख दिए प्राप्तांक। तो विद्यार्थियों की संख्या, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी कितना, एक ही विद्यार्थी देखिए इसमें से एक नंबर पाया, विद्यार्थियों की संख्या एक और प्राप्तांक कितना, एक। फिर देखिए कितने विद्यार्थी दो नंबर पाए हैं, तो दो नंबर देखिए एक ही है, तो एक विद्यार्थी कितना नंबर पाया है, दो नंबर। फिर देखिए एक दो तीन, तीन विद्यार्थी कितने नंबर पाए हैं, तीन नंबर पाए हैं। फिर देखिए दो विद्यार्थी कितने नंबर पाए हैं, चार नंबर पाए हैं। फिर देखिए एक विद्यार्थी 5 नंबर पाया है, एक विद्यार्थी कितना नंबर पाया है, 5 नंबर पाया है। और फिर देखिए एक विद्यार्थी 7 नंबर, एक विद्यार्थी 7 और एक विद्यार्थी 8 नंबर। तो अब देखिए इसी आंकड़ों को हमने थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, ऐसे ये सारणी बना के, हम लोग इसको सारणी बना के ऐसे कहते हैं, ऐसे हमने सारणी बनाया और आंकड़ों को इस तरह से हमने लिख दिया। देखिए तो दोनों ये आंकड़ा एक ही है, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। और एक होता है वर्गीकृत। वर्गीकृत में क्या होगा, वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी गई होगी। आप लोग क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं, ऐसे करके देगा, इसमें लिख देगा विद्यार्थियों की संख्या, एक में मान लीजिए लिख दिया प्राप्तांक। अब विद्यार्थियों की संख्या जैसे ऐसे देगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और इसमें ऐसे दे देगा। तो ये जो देगा ऐसे देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इसको हम लोग कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा और इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा, इन सब का यूज होगा आगे, इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को। तो आंकड़ा कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक तो अवर्गीकृत आंकड़ा, तो अवर्गीकृत आंकड़ा ये भी है और ये भी है। और दूसरा होता है वर्गीकृत, जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग अब देखेंगे आगे, इसको आप लोगों को अगर नोट करना होगा तो नोट करेंगे। हम लोगों को यहाँ इसकी ज़रूरत है, तो इसको हम लोग अगले वाले पेज पर ले लेते हैं ताकि समझना आप लोगों को आसान रहेगा थोड़ा। इतने को हम लोग अगले वाले पेज पर ले लेते हैं जो आंकड़ा हमने लिखा है। देखिए यही आंकड़ा हमने लिया था। अब ये आंकड़ा क्या है, आप लोग समझ गए कि ये आंकड़ा क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। अब इन आंकड़ों का आप लोगों को अगर निकालना हो क्या, समांतर माध्य, माध्य को ही समांतर माध्य भी कहते हैं। अब जैसे देखिए समांतर माध्य पहले समझ लीजिए इसमें होता क्या, पहले तीनों चीजें देख लीजिए क्या होता है, फिर आप लोग समझेंगे। समांतर माध्य मतलब वही माध्य, माध्यक और बहुलक होता क्या है। इन आंकड़ों का अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए इन आंकड़ों को आप लोग या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे। कोशिश करते हैं कि आरोही क्रम में लिखना। पहले इसको हम लोग आरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले 1 लिख देंगे, फिर 2, फिर 3 है, 3 बार 3 लिख देंगे, फिर देखिए 2 बार 4 है, फिर 1 बार 5 है, और फिर 1 बार 7 है, और 1 बार 8 है। अब ये आंकड़ा जो है इसका माध्य असली में अब ये जो आंकड़ा दिया इसका माध्य देखिए किसको कहते हैं। माध्य का मतलब होता है औसत। सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितने संख्या उससे भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए इसका हमको निकालना हो क्या, माध्य। कैसा आंकड़ा है ये, अवर्गीकृत आंकड़ा। माध्य निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जितने भी आंकड़े दिए गए होंगे
उनको हम लोग जोड़ेंगे और सभी आंकड़ों को हमको जोड़ना है। और भाग किससे करेंगे, जितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग 10 से भाग कर देंगे। यही माध्य निकालने की जो विधि होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि। फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि का, अभी हम फार्मूला को बता रहे हैं। तो देखिए जोड़ेंगे 1 और 2 3 3 6 3 9 3 12 4 16 4 20 5 25 और 7 32 32 और 8 40, तो 40 और बटा में 10 भाग कर दिए 10 से 40 में, हमारा आया 4, यानी कि हमारा जो माध्य हो गया इन आंकड़ों का वो कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमको माध्यक निकालना हो, माध्यक निकालना हो तो तब क्या करेंगे, देखिए माध्यक अगर संख्याएं विषम होंगी, विषम संख्याएं अगर दी गई हो, जैसे ये 10 संख्याएं सम हैं, अगर विषम रहेगा तो बीच का जो होगा वही क्या होगा, माध्यक कहलाएगा। लेकिन ये 10 है, बीच का कोई नहीं हुआ, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बीच 4 इधर से गिनिए और 4 इधर से। अब बीच में देखिए 2 संख्याएं हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी कि माध्यक हमारा हो जाएगा 3 + 4 बटा में 2, तो 7 बटा 2 और 7 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3.5, यानी कि हमारा माध्यक क्या हो गया 3.5, जबकि माध्य क्या हो गया 4। और बहुलक बताना हो तो बहुलक इस आंकड़े का अगर बताना हो आपको तब कैसे बताएंगे, तो देखिए बहुलक बताने के लिए आप लोग इस आंकड़े में देखेंगे कौन सा संख्या सबसे अधिक बार आया है, वही बहुलक कहलाता है। अब जैसे देखिए यहाँ जब आप लोग देखेंगे तो 3 देखिए सबसे अधिक बार आया है 3, तो बहुलक बराबर आप लोग लिख देंगे 3। जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया माध्य, माध्यक और बहुलक होता क्या है, कैसे उसको निकालते हैं। अब डिटेल में आप लोग फार्मूला से समझेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है यही है। अब इसको फार्मूला के तरह से आप लोग देखेंगे। ये आंकड़ा जो अवर्गीकृत में दिया है ये एग्जाम में आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, ये केवल हमने समझने के लिए पिछले क्लास का रिवीजन यहाँ पर हमने अभी तक किया है। आगे आप लोग क्लास 10th का जो पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे। तो देखिए एक आंकड़ा हमने ये बनाया था आप लोगों को, हमने ये वाला आंकड़ा, उसी आंकड़े को हमने ऐसे बना दिया था विद्यार्थियों की संख्या और प्राप्तांक करके। तो अब इस तरह का जो हमने आंकड़ा बनाया था अब उसको हम लोग देखते हैं। यही वाला आंकड़ा हम लोग ले लेते हैं इसको अगले पेज पर। तो ये वाला देखिए, अब यही वाला आंकड़ा है, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग इस तरह से लिखते हैं विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और एक में लिखते हैं प्राप्तांक। ऐसे आंकड़ा वही वाला दिया रहेगा। ये भी अवर्गीकृत ही आंकड़ा है। जैसे विद्यार्थियों की संख्या में मान लीजिए कितने विद्यार्थी 1 नंबर पाए, तो एक ही है, विद्यार्थियों की संख्या 1, प्राप्तांक भी 1। कितने विद्यार्थी 2 नंबर पाए, तो एक ही विद्यार्थी 2 नंबर पाया है। कितने विद्यार्थी 3 नंबर पाए हैं, तो 3 विद्यार्थी 3 नंबर पाए। कितने विद्यार्थी 4 नंबर, तो 2 विद्यार्थी 4 नंबर पाए। कितने विद्यार्थी 5 नंबर, तो एक ही विद्यार्थी 5 नंबर पाया है। और कितने विद्यार्थी 6 नंबर नहीं है, कितने विद्यार्थी 7, तो एक ही विद्यार्थी 7। और कितने विद्यार्थी 8, तो एक ही विद्यार्थी 8 नंबर पाया है। तो ये सारणी के रूप में भी ये अवर्गीकृत वाला आंकड़ा ऐसे भी दे सकता है, इस तरह से करके। तो इसके लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिए। यहाँ से फार्मूला क्लास 10 का शुरू हो रहा है, ये आप लोग जान रहे हैं अभी निकालना। माध्य, और माध्य में कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि पढ़ रहे हैं। पहला वाला माध्य निकालने की जो विधि है प्रत्यक्ष वाली विधि, उसी को आप लोग यहाँ पर देखेंगे।
प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो देखिए अब ये आंकड़ा हमने ले लिया इस तरह से कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, आंकड़ा दे दिया गया होगा और पूछेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम लोग लिखते हैं xi। इसको क्या लिखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को xi और प्राप्तांक होगा या जो बारंबारता होगा उसको हम लोग लिखते हैं fi। i का मान क्या है, i आंकड़ों को दर्शाता है, कितने आंकड़े हैं, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, तो i के fi मतलब i की जगह पर आप लोग यहाँ 7 ले चुके हैं, तो वहाँ i ही रहेगा। ये फार्मूला में xi इसको कहते हैं, बारंबारता को कहते हैं fi। f माने होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, जब ये आंकड़ा दिया गया होगा इसको आप लोग जब हल करेंगे, जब यहाँ से ये आंकड़ा मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया और हमको हल करना है, तो हम लोग अलग से हल में एक सारणी बनाएंगे। अब ये तो क्वेश्चन दे दिया, हम जब सारणी हल में बनाएंगे तो ये 2 चीज़ लिखेंगे और तीसरा इसमें हम लोग बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीसरा हम लोग इसमें बढ़ाएंगे, मतलब हम लोग ऐसे 3 सारणी बनाएंगे। एक बनाएंगे fi गुणा में xi, ये हम लोग बनाएंगे। और देखिए करेंगे क्या, इन दोनों का हम लोग करेंगे गुणा, तो 1 का 1 में गुणा किए 1 हुआ, fi ये है, xi ये है, दोनों का गुणा, 1 का 2 में 2, 3 का 3 में 9, 2 का 4 में 8, 1 का 5 में 5, 1 का 7 में 7 और 1 का 8 में 8। फार्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए, ये देखिए प्रत्यक्ष विधि के लिए जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा, इसको कहते हैं सिग्मा fi गुणा में xi और बटा में सिग्मा fi। ये फार्मूला होता है माध्य निकालने का। माध्य को हम लोग x बार से भी दर्शाते हैं, तो यहाँ आप लोग माध्य लिखेंगे या x बार लिख लेंगे, दोनों बात एक ही हुआ। और ये फार्मूला है किसका, प्रत्यक्ष विधि का। आप देखिए आई हमने बताया आंकड़ों को दर्शाता है, सिग्मा क्या है, ये सिग्मा का चिन्ह होता है। सिग्मा माने होता है जोड़ने वाला। आप जैसे सिग्मा fi xi का मतलब जो fi xi का जो गुणा हुआ है, सिग्मा माने उसको जोड़ना है, यानी कि हम लोग सिग्मा fi xi का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको जोड़ के और उसके जगह पर रखेंगे। हम लोगों को माध्य निकालना, तो हम लोग लिखेंगे x बार बराबर, अब सिग्मा fi xi मतलब fi xi का जोड़ करना है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 3 और 9 12, 8 20, 5 25 और 7 32 और 8 40। ये हमने जब सिग्मा fi xi जोड़ा, यहाँ लिख भी देंगे सिग्मा fi xi बराबर कितना आया 40। और देखिए सिग्मा fi माने हमको fi वाला जोड़ना है, सिग्मा fi हमको जोड़ना है, तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 7 22 और 8 30। अब देखिए हमको x बार मतलब माध्य निकालना है, किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होता है, आप सिग्मा fi xi इसको हम लोगों ने जोड़ा, कितना आया 40, तो इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 40 बटा में सिग्मा fi। सिग्मा fi कितना है 30 है, इसके जगह पर हमने 30 लिख दिया। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 में 3 से हम लोग जब भाग करेंगे जो हमारा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि जो पहली विधि है उसका प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप लोगों ने देखा इससे पहले भी और ये भी, ये वाला जो पहले वाला है इसको आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सभी संख्याओं को ऐसे आंकड़ा दिया होगा तो सभी संख्याओं को जोड़ के और जितना संख्या है उससे भाग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा माध्य। ये माध्य को अभी आप लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अभी हमने केवल माध्य बताया और बहुलक भी ध्यान नहीं देना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, आंकड़े दिए होंगे सभी आंकड़ों को जोड़ के और जितने आंकड़े होंगे उससे भाग कर देंगे तो ये निकल जाएगा माध्य आपका। और यही सारणी बना के अगर दिया गया हो, क्वेश्चन सारणी बना के अगर ऐसे दिया गया हो तो आप लोग क्या करेंगे,
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसी को हम लोग कहते हैं, इस फार्मूला को प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए, अब माध्य निकालने का एक विधि होता है, कौन सा? अब देखिए, अब जो आप लोग माध्य निकालेंगे, एक आंकड़ा बचा है वर्गीकृत वाला, वर्गीकृत जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा। तो अब वर्ग अंतराल वाला जो क्वेश्चन होगा वही एग्जाम में पूछा जाएगा। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये पिछले क्लास के लिए प्रयोग होता है, लेकिन मान लीजिए कभी एक नंबर में पूछ भी सकता है, कम चांस है। लेकिन इसके बाद जो वर्ग अंतराल वाला होगा उसके लिए तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि, विचलन वाला और ये कल्पित माध्य वाला। तो जो वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन होगा, वर्गीकृत वाला जो आंकड़ा होगा वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको प्रत्यक्ष विधि से भी और कल्पित माध्य विधि से भी और पग विचलन विधि से, तीनों विधियों से आप लोग उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।